नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। और आज 69वीं क्लास अपन पढ़ने जा रहे हैं, राजस्थान की चित्रकला। और चित्रकला के अंदर भी अपन चौथी क्लास पढ़ रहे हैं। इससे पहले की 3 क्लास आपने पढ़ ली है। मैं ये आश्वस्त हो सकता हूं कि आप लोगों को वो चीजें याद हो चुकी है। यानी कि जो टॉपिक आप कठिन कहते हो उन्हें सरल बनाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। मैं ये नहीं कहूंगा कि 100% बना ही दूं, बस गोटर पिला दूं। कोशिश कर रहा हूं कि वो सरल बन जाए और निश्चित रूप से बनेंगे और आप लोगों के लिए वो ऐसे कैसे एग्जाम में काम भी आने वाले। अब आज की ये क्लास है अपनी चौथी क्लास, चौथी अपनी चित्रकला की है और वैसे 69वीं क्लास है। इसके अंदर अपन क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं आज अपन पढ़ेंगे। एक तो देखो बहुत महत्वपूर्ण किशनगढ़ चित्रशैली पढ़ेंगे। उसके बाद में अपन पढ़ लेंगे अजमेर चित्रकला शैली, उसमें थोड़े से फैक्ट है। फिर नागौर, जैसलमेर, देवगढ़, ये छोटे छोटे, इनमें कम कम फैक्ट है। ये वाली आज की क्लास में ये बिखरे हुए सारे फैक्ट अपन इनको पढ़ लेंगे ताकि कुछ पीछे छूटे नहीं, ठीक है। ताकि बाद में जो है अपनी बड़ी शैली रहेगी, जैसे कि एक जयपुर आमेर वाली वो रहेगी, एक अलवर वाली रहेगी, फिर हाड़ौती वाली रहेगी। 2-3 क्लासें अभी और आएगी। क्योंकि अपने पास में समय है तो मैं भी पर्याप्त समय लेके और जितना बेहतर बनाया जा सकता है क्लास को उतना बना रहा हूं। क्योंकि ये शांति काल होता ही बेहतर चीज करने के लिए, है ना। तो यहाँ पे ये चीज अपन प्रयास कर रहे हैं कि हाँ और कैसे बेहतर किया जाए। और आप बेहतर करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको कंटिन्यूटी रखनी होगी। जितनी नियमितता रखोगे उतने आप बिल्कुल ही अपने आप को तराश पाओगे और आने वाले जब भी एग्जाम जैसे भी होगा उसमें आप ये निश्चित कर लोगे कि हाँ एक सीट हमारी पक्की हो गई। बेटे करें क्लास को शुरू, ठीक है। आइए सबसे पहले क्या पूछे जाएंगे, चित्रकला शैली में क्या पूछे जाते हैं, चित्रकार, ठीक है। चित्रकार पूछे जाते हैं। अब देखो क्या आ रही है आगे, सर्दी आ रही है। क्या आ रही है, सर्दी। तो एसी बंद करने का टाइम हो चुका है। क्यों, सर्दी खांसी जुकाम था, ध्यान है। मेरे तो यूं ही कफरी तासीर है, आधी बार मैं खांस तो रू, है ना। तो मोनी एसी बंद कर दे। मोनी कोई छोरी है, टाबर है, बिन कह दियो मोनी एसी बंद कर दे। और एसी बंद करके सीधा सोना, ठीक है। कि एसी बंद करके सोना कैसे है, सीधा सोना है बिल्कुल, यानी चुपचाप सो जाना है। मोनी एसी बंद कर दे और सीधा सो जा, ठीक है। अब देखो मोनी से क्या मतलब है। पहले तो देखो क्या, कौन से चित्रकला शैली से, किशनगढ़ चित्रकला शैली से। किसकी बात हो रही है, किशनगढ़ चित्रकला शैली की। अब देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका मोनी का मतलब है मो से तो मोर ध्वज, मोर ध्वज, और नी से निहाल चंद, मोर ध्वज निहाल चंद, मोनी, ठीक है। ए से क्या आएगा, अमीर चंद, ए से अमीर चंद। वैसे वन लाइनर में तो ये सारी एक ही पेज पे सेट करके दे रखी है और वहां पे चित्रकार दे रखे हैं, वो दो चार एक्स्ट्रा भी है उसके अंदर तो दे रखे हैं। यहाँ पे मैंने हर चित्रकला शैली के साथ साथ में ली है और वन लाइनर में इनको सबको साथ में अरेंज करके दिए और चित्रकला शैली के फैक्ट अलग से आप लोगों को व्यवस्थित करके दिए गए हैं। तो उसका एक पैटर्न है, इतने क्लास का एक अलग पैटर्न है, ठीक है ना। एसी, सी से लेना है छोटू, ठीक है, छोटू। सी से क्या लेना है, छोटू। ये बंद लिखा है ना, इस बंद को कोई नहीं करना, इसके ऊपर से बिंदी हटा दो और इस ये जो बिंदी आधा ना है ना, इसको पीछे ले जाओ, बदन कर देना, ठीक है। बदन सिंह, बंद से क्या करना है, बदन सिंह। आओ आगे, ये सी से करना है सीताराम, सीताराम, ठीक है। या इस स से क्या करना है, सवाई सिंह, क्या करना है, सवाई सिंह। और इस ना से क्या करना है, नानक राम, क्या करना है, नानक राम। ऐसे इसके अलावा और भी थे, तुलसी राम थे, रामलाल थे, और भी ऐसे हैं और कलाकार। लेकिन ये जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको जो है 3-4 साथ में पूछा जाता है ज्यादातर। कैसे पूछा जाता है, 3-4 साथ में। तो यहाँ पे अब डायरेक्ट याद कर लेना, अगर जिसको डायरेक्ट हो जाए कि मोर ध्वज निहाल चंद, छोटू, सीताराम, नानक राम, सवाई सिंह, बदन सिंह और अमीर चंद। तुलसी राम भी याद कर लेना, एक तुलसी राम भी है। या तो डायरेक्ट याद कर लो या फिर मोनी एसी बंद करके सीधा सो जा, बस ऐसे कर लो। सो ना करना, सो जा मत करना, सो ना करोगे तो नानक राम आएगा, ठीक है। रेडी रेट लियो स्क्रीनशॉट, बड़ा आगे चलो भाई, ले लियो। ओके, देखो क्लास भली थोड़ी लेट देखो, वैसे तो आप 12 बजते ही देख लिया करो ना, तो क्या है हमें भी यूट्यूब से अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है, सीधी बात है।
साफ कहना सुखी रहना, मतलब तुरंत ही देख लो ना, तो वो हमें भी अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है कि हाँ बच्चे अच्छा रेस्पॉन्स देते हैं, तो यूट्यूब हमें अच्छा रेस्पॉन्स देता है। अच्छा, रेस्पॉन्स का मतलब ये नहीं कि रेवेन्यू अच्छा देता है, रेस्पॉन्स का मतलब है कि हमारी थोड़ी क्रेडिटिबिलिटी बढ़ जाती है वहां कि हाँ ये अच्छे टीचर हैं, ठीक है, बस वो चीज है। बाकी आप लेट भी देखो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको शेयर सब्सक्राइब लाइक का आप देखो, क्लास से उठा के देखो, मैं कभी कहता ही नहीं हूं, क्यों, ये आप लोगों की चिंता करने की बात है ही नहीं। आपको तो चिंता ये करनी प्रश्न क्या बनेगा, कहां से बनेगा, सही कैसे करना है, ठीक है। बाकी ये है कि टाइम पे देखोगे तो थोड़ा सा हमारे लिए भी बेहतर है, आप लोगों के लिए भी बेहतर है। नहीं भी देख पाओ ना तो देख जरूर लेना, ये है, क्योंकि देखोगे तो वो आप लोगों के लिए ही फायदा देगी। सीधे सीधे सवाल मिल जाएंगे, आप लोगों को ज्यादा भटकना नहीं पड़ेगा, टू द पॉइंट जैसे कि नोट्स बनाने होते हैं आपको उसी तरीके से मिल रहे हैं सब, और समझ में भी आ रहा है, याद भी हो रहा है, और क्या चाहिए, है ना। चल अब अपन पढ़ते हैं किशनगढ़ चित्रकला शैली की प्रमुख विशेषताएं। देखो सिर्फ लिखे हुए पे ध्यान मत देना, मैं जो बोल रहा हूं, जहां पे जो समझा रहा हूं उस पे ध्यान देना जरूरी है। यदि उस पे ध्यान दोगे तो आप लोगों के बिल्कुल ही चीजें जो है वो क्लियर हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहले आओ पेन चेंज कर लेते हैं पहले तो अपन। किशनगढ़ शैली पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ा है? किशनगढ़ शैली पर भी सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है वल्लभ संप्रदाय का। अब वल्लभ संप्रदाय का जहां जहां नाम आए, अपने दिमाग में एक भगवान का नाम अपने को लाना है, वो है कृष्ण भगवान, ठीक है। अब कृष्ण भगवान का लाएंगे तो अपने विष्णु जी, श्रीनाथ जी, सबका दिमाग में आ जाएगा, ठीक है। तो वल्लभ संप्रदाय का इस किशनगढ़ शैली पर भी प्रभाव ज्यादा पड़ा है। और यहाँ का जो राजा था सावंत सिंह, वो इनका भक्त था, ठीक है, वल्लभ संप्रदाय से संबंधित था, तो वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव पड़ा है। जब वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव कहीं पड़ जाए तो कृष्ण भगवान के, गोपियों के, ग्वालों के ये चित्र जैसे कि नाथद्वारा में भी मिले, वो चित्र देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसे प्रकाश में लाने का श्रेय ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देवगढ़ में, देवगढ़ के अंदर भी पूछा जाता है ये, उसमें श्रीधर अंधारे आएगा, यहां पे भी पूछा जाता है, तो यहां पे एरिक डिक्सन और फैयाज अली, ठीक है, एरिक डिक्सन और फैयाज अली। देखो इसको प्रकाश में लाने का श्रेय एरिक डिक्सन और फैयाज अली को जाता है। ये दो नाम आपको याद होने ही होने, जिसमें से एरिक डिक्सन, ये नाम तो याद रहना ही चाहिए, क्योंकि आगे बनी ठनी को पढ़ना है, और बनी ठनी को पढ़ना है तो एरिक डिक्सन को याद करना है। क्यों बताऊंगा आगे, ठीक है ना। यदि आपने पढ़ रखी है क्लास तो भी आनंद तो लेना है ना, ठीक है। चलिए तो क्या याद रखोगे, एरिक डिक्सन और फैयाज अली, ठीक है, एरिक डिक्सन और फैयाज अली, तो ये दोनों आपको याद रखने ही है, ठीक है ना। थोड़ी सी क्या है, ये पढ़ने में थोड़ा सा अपने को इंटरेस्ट जगाता है, इसलिए अपन इस तरीके से क्या है कि याद भी हो जाता है। वैसे तो याद करोगे एरिक डिक्सन फैयाज अली, भाई ये सवाल बनने लायक है, आप इसके कांटा लगा ही देना, कांटा भिड़ा देना यहाँ पे कि हाँ ये बनेगा आने वाले टाइम, किसी न किसी एग्जाम में बनते ही बनते हैं। जो बता दिया जाए, जैसे कि उद्योतन सूर्य की वो कुमले माला वाली 18 भाषाएं, वो मैं जितनी बार पढ़ाता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट लगवाता ही हूँ, और एग्जामिनर पता नहीं कितना फेवरेट प्रश्न है एग्जामिनर का, कि वो मतलब 5 एग्जाम आप देखोगे उसमें से 3 एग्जाम में वो सवाल दिखेगा। मतलब ऐसा सवाल है कि आप किसी को कह सकते हो कि ये सवाल एग्जाम में दिखेगा वो दिख ही जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी ट्रिक आप लोगों को भी बता रहा हूं मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की। ये कैसे पता चलेगी, जब आप PYQs मिलाते हैं, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पुराने परीक्षा के जो प्रश्न पत्र मिलाते हो, ये मिलाना चाहिए अपनी एग्जाम स्ट्रेटेजी में, ये शामिल होना ही चाहिए पुराने एग्जाम के सवाल, क्योंकि वो रिपीट होते हैं। ऐसे कैसे, मतलब 20-25% से ज्यादा ही रिपीट होते, कम भी नहीं, ज्यादा रिपीट होते, ठीक है ना। लेकिन उसके लिए अपन को एक मतलब 8-10 एग्जाम के पेपर देखने पड़ते हैं ना। चलिए अब इसका स्वर्णकाल किसका, किशनगढ़ शैली का स्वर्णकाल सावंत सिंह के समय। किसके समय, सावंत सिंह के समय। जब सावंत सिंह जो है वल्लभ संप्रदाय में भक्त बन गए, तो इन्होंने अपना नाम रख दिया नागरी दास। क्या नाम रखा, नागरी दास। और इन्होंने फिर ग्रंथों की रचना करनी शुरू कर दी, भाई लिखने, महाराज बन गया, महाराज बनने के बाद में मतलब ग्रंथ लिखना शुरू कर दिया। तो इन्होंने 75 ग्रंथ लिखे, कितने, 75 ग्रंथ लिखे, और इन 75 ग्रंथों का एक समुच्चय बनाया जो कहलाया नागर समुच्चय। क्या कहलाया, नागर समुच्चय। ये पूछा जाता है, ये नागरी दास का है। नागर समुच्चय नागरी दास का है, सावंत सिंह का नहीं है। क्यों, दोनों एक ही तो थे, फिर इसका क्यों नहीं है, क्योंकि ये संन्यास लेने के बाद नागरी दास कहलाए,
और नागरीदास कहलाने के बाद इन्होंने इसकी रचना की, तभी तो नागर समुच्चय कहलाया है। इसलिए वैसे ये दोनों ऑप्शन नहीं मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे दोनों ऑप्शन के, सावंत सिंह भी मिला, नागरीदास भी, क्योंकि व्यक्ति तो एक ही है। लेकिन समझने के लिए समझा रहा हूं कि यहां पे ये नागर समुच्चय नाम है, इसीलिए आपको ये चीज समझ जानी है। क्लियर है? इसे कागज शैली कहा जाता है। बताओ कागज शैली क्यों कहा जाएगा भाई? कागज शैली क्यों कहा जाएगा? कागज शैली कहा जाता है तो कागज का मतलब कोई दूसरा नहीं है, कागज का मतलब जो कागज होता है वही है, यानी कि इसके ज्यादातर चित्र जो है वो कागज पर बने हुए हैं। कागज पर चित्रकारी सर्वाधिक यहां से मिलती है। प्रश्न दो तरीके से बनता है इसी एक लाइन से। क्या कहेंगे? एक तो कि कागज शैली कौन सी शैली का उपनाम है, या फिर ये कहेंगे कि कौन सी चित्रकला शैली के अंदर सर्वाधिक चित्र कागजों पर मिले हैं। ठीक है, या कागजों पर सर्वाधिक चित्र मिले, शब्द इधर उधर हो जाए कोई दिक्कत नहीं, कागजों पर सर्वाधिक चित्र मिले तो वो क से किशनगढ़, क से कागज शैली। ठीक है, तो यहां पे ये नहीं तो बाकी क्या है, पहले तो चित्रकारी होती थी कपड़ों पर। किस पे होती थी? कपड़ों पर होती थी, लेकिन यहां पे कागज पे मिलने के कारण ये क्या कहलाई है? कागज शैली, कागजी शैली भी कह सकते हो। ठीक है, अब देखो किशनगढ़ शैली के प्रमुख चित्र क्या क्या मिले, आप समझना, ये हाथों हाथ याद हो जाएंगे आपको। ठीक है, क्या क्या मिले हैं? नारी सौंदर्य मिले। अब नारी तो आपको याद रखना ही है किशनगढ़ के अंदर। क्यों याद रखना है? क्योंकि आगे अपन पढ़ेंगे क्या? बनी ठनी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बनी ठनी पढ़ेंगे। अब बनी ठनी पढ़ेंगे ना यहां, तो नारी सौंदर्य याद रखना है। भी यहां पे मैंने बनी ठनी नहीं लिखा है, लेकिन आगे आएगा। ठीक है, नारी सौंदर्य। अब नारी सौंदर्य देखा, उसके बाद में देखो रमणीक स्थान ध्यान में रखना। तो क्या है? झील। तो झील के अंदर, फिर झील देखेंगे तो झील के अंदर क्या करेंगे? नौकागमन करेंगे, तो नाव। नाव देखी, झील देखी, और झील के अंदर फिर क्या उगेंगे? फ्लावर। फ्लावर कौन से? कमल। और फूल जहां होंगे वहां भौरे तो आएंगे ही आएंगे, तो कमल और फिर भौरे, और झील के किनारे केले के वृक्ष। ठीक है, और बढ़िया शाम का सीन है, संध्याकालीन सिंदूरी बादल। ये सारी की सारी विशेषताएं हैं। देखो पढ़ाई को जीवंत बनाओ, बिल्कुल ही बगैया ठोकने चीज होनी नहीं चाहिए। आधे घंटे की क्लास लेनी है, बढ़िया इंटरेस्ट के साथ में, मजा आ जाए, ऐसी होनी चाहिए, है ना? ये मतलब मजा आ जाए आप लोगों के लिए नहीं, ये थोड़ी सी मेरी तारीफ थी। ठीक है, चलिए आ जाइए। अब देखो इसमें क्या देखना है। अब ये चीज देखिए, वही चीज यहाँ पे देखो, कृष्ण भगवान की छवि दिख रही है, यानी कि वल्लभ संप्रदाय से संबंधित आप लोगों को दिख रहा है। ये किशनगढ़ चित्रकला शैली का चित्र है। तो चित्र देख के आपको ये चीजें वैसे ही याद हो जाएगी। ठीक, ये देखो यहां पे अभी क्या लिखा है अपन ने, यहां ये सिंदूरी बादल, संध्याकालीन सिंदूरी बादल दिख रहे हैं। कमल के फूल वगैरह कहा, ये देखो कमल के फूल वगैरह। नाव का चित्र, ये देखो नौकायन। यहाँ पे साइड में, यहाँ पीछे की तरफ केले के वृक्ष हैं। नारी सौंदर्य, अब ये देखो इतनी सारी नारियां हैं, नारी सौंदर्य दिख ही रहे। अब भौरे छोटे होते बेचारे भौरे नहीं दिखेंगे आपको यहाँ, लेकिन उसके लिए बारीक से पास से जो है चित्र को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये चित्रकला, एक चित्र के अंदर आपको पूरी किशनगढ़ चित्रकला समझ में आ जाएगी कि ये विशेषता है इसकी। ठीक है, लो स्क्रीनशॉट लो, बड़ा आगे। रेडी? ओके, चलिए भैया, अब देखो किशनगढ़ शैली का सबसे महत्वपूर्ण चित्र है बनी ठनी। बनी ठनी जो है सावंत सिंह की प्रेयसी थी। प्रेयसी क्या है तो मतलब प्रेमिका। ठीक है, प्रेमिका क्या है तो मतलब आधुनिक गर्लफ्रेंड। ठीक है, गर्लफ्रेंड रो भी नाम आजकल होगो जीएफ। ठीक, शॉर्टकट, मतलब बहुत ज्यादा शॉर्टकट काम लिया करे आजकल छोरा है। मैं कॉलेज में हैप्पी टाइम में गर्लफ्रेंड वगैरह जीएफ आप समझता है कौन? गर्लफ्रेंड तो ध्यान में ही कि गर्लफ्रेंड कहवे है, लेकिन इन गर्लफ्रेंड ने जीएफ भी कह सका और ध्यान में कौन भी टाइम। ठीक है, हालांकि मैं भी कोई जब बाबा आदम रे जमाने रखो नहीं, पर तो भी मतलब यूं है कि थोड़ा युग चेंज हो गया अब। ठीक है ना? तो आप देखो ये जो है सावंत सिंह और बनी ठनी को जो है राधा के रूप में यहाँ पे चित्रित किया गया। बहुत ही सुंदर महिला का चित्र है। अब देखो ये है बनी ठनी का चित्र। अब आजकल जो है बनी ठनी के भी बहुत सारे जो है वर्जन आ गए। वर्जन का मतलब है बहुत सारे चित्र अलग अलग मॉडिफाई हो गए। बनी ठनी का एक चित्र सर्च करोगे आपको 10 वैरायटी मिलेगी। एक ही मतलब इस तरफ मुंह वाले भी मिलेगी, इस तरफ मुंह वाले भी मिलेगी, थोड़ा सी सीधे मुंह वाले भी मिल जाएगी, है सब बनी ठनी, लेकिन उससे मिलते जुलते और देखो अपने यहाँ कलाकार खूब है। अब इसे कहा गया बनी ठनी को भारत की मोनालिसा। ठीक है, एरिक डिक्सन ने कह दिया कि ये भारत की मोनालिसा है। ठीक है, अब देखो लियोनार्डो दा विंसी ने बनाया मोनालिसा का चित्र।
अब मोनालिसा को चित्र जो जाना जाता है रहस्यमयी स्माइल के लिए जाना जाता है, रहस्यमयी मुस्कान के लिए। ये है मोनालिसा का चित्र, ठीक है। ये भी मोनालिसा का चित्र है, लेकिन ये वही मैं कह रहा हूं ना, भारत में राजस्थान में कलाकार खूब है। अब इसे कहा गया कि भारत की मोनालिसा। किसको कहा गया? बनी ठनी को। बनी ठनी को कहा गया भारत की मोनालिसा। तो कहा है सिर्फ, लेकिन यहाँ के कलाकार ऐसे बना के देखा है कि वास्तव में भारत की मोनालिसा दिखे कौन दिखे। तो देखो इसको पूरा का पूरा, इसको और इसको जो है चित्र को मिक्स करके और ये बनाया इन्होंने, नथ वत पहना के, ये वेसरी वगैरह पहना के, और देखो पूरा पूरा सेट कर दिया आजकल। और आजकल तो एआई टूल्स और आ गए, एआई की मदद से और कर देते हैं कई सारी चीजें, हैं। बुला दे अगर एआई टूल्स की मदद से, तो मोनालिसा को बुला दे खुद ही। ये ऐसी ऐसी टेक्निक आ चुकी है, ठीक है। यूजेज के अलावा मिस यूजेज भी बहुत सारे हो रहे हैं एआई के। तो यहाँ पे देखो ये चित्र है ना, ये ओरिजिनल नहीं है, इसको मत मानना। मोनालिसा तो ये है और बनी ठनी ये है। इन दोनों चित्र को मिलाकर यहाँ पे ये बना दिया। यानी कि कुल मिला के इस सारी भागवत का मतलब ये है कि आप लोगों को ये चीज याद हो गई कि बनी ठनी को भारत की मोनालिसा कहा गया है, ठीक है। दैट्स ऑल, अपना मेन चीज ये था। अब देखो ये कौन थी? सावंत सिंह की प्रेसी थी। इसे एरिक डिक्सन ने भारत की मोनालिसा कहा है, ठीक है ना। एरिक डिक्सन ने कहा है। बनी ठनी पर डाक टिकट, ये भी प्रश्न बन चुका है। तो 5/5/1973, वैसे याद ऐसे रखना चाहिए 5 मई 1973 को जारी, लेकिन 5/5 जल्दी याद हो जाता है। तो 5/5/1973 के अंदर डाक टिकट जारी हुआ है। यह चित्र वर्तमान में किशनगढ़ संग्रहालय में सुरक्षित है। हालांकि ये लाइन नहीं पूछी जाएगी, ठीक है, फिर भी नोट्स में शामिल होनी चाहिए, क्योंकि जानकारी भी थोड़ी सी व्यवस्थित होनी चाहिए। अब देखो इसमें किसमें, इसमें नाक में धारण करने वाले, ये प्रश्न एक बार बना था ऐसे की ऐसे लाइन से। क्या प्रश्न बना था? कि इसमें नाक में धारण करने वाले आभूषण वेसरी का विशेष महत्व दर्शाया गया है। वेसरी का विशेष महत्व दर्शाया गया है, नाक का आभूषण, ये प्रश्न बना था। अब देखो बनी ठनी से बनने वाले प्रश्नों में ये बना दिया। एग्जामिनर है कि नहीं दिमाग? तो यहां पे ये बनी ठनी से रिलेटेड जितने प्रश्न बनते हैं आपके सारे के सारे आ गए, ठीक है। लो स्क्रीनशॉट लो बेटा, आ गए। कुल मिला के देखो वो साइड वाला चित्र, वो सबसे मोना, ये तो हो गई बनी मोना या मोना बनी, क्योंकि भाई चित्र मिला है, नाम भी मिला दे, मोना बनी या बनी मोना, बनी ठनी, ठीक है। चलिए आओ आगे बढ़ा। शाबाश, अजमेर। अब देखो अजमेर कैसी जगह थी? कि गुरुजी बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया जगह थी, यही तो है। अब मैं ऑफलाइन नहीं पढ़ा था, आपको ऑफलाइन पढ़ाऊं तो मैं रेस्पॉन्सिबल हूं। और भविष्य में ईश्वर ने चाहा तो ऑफलाइन भी पढ़ाएंगे, लेकिन मैं ऑफलाइन पढ़ाऊंगा तब ईश्वर तब चाहेगा जब मैं निःशुल्क पढ़ाने में सक्षम हो पाऊंगा। ऑफलाइन तब मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। अपनी देखो एक है कि हाँ एक ट्रैक होता है कि हाँ हमने ये ट्रैक चुना है, तो वो ट्रैक पे जब जाएंगे, ईश्वर ने सक्षम किया तो ऑफलाइन भी पढ़ा देंगे कभी, ठीक है। चलिए, हाँ अजमेर कैसी जगह थी? कहाँ थे अपन? अजमेर कैसी जगह थी? अजमेर ऐसी जगह थी जो राजस्थान के सेंटर में, ठीक है, यानी कि कोई भी आएगा तो वहां पे कब्जा करेगा। इसीलिए सबसे ज्यादा देशी आक्रमण तारागढ़ अजमेर में हुए। अजमेर ऐसी जगह थी, अंग्रेज आए तो अजमेर में, मुगल आए तो अजमेर में आएंगे। भाई यहाँ के देशी भी थे तो वहां से शासन करना आसान हो जाता है, इसलिए वहां आते हैं। तो यहाँ पे इतने लोग आते हैं, इसीलिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न अजमेर शैली से बनता है, वो बनेगा। पहले मैं आपको इस लाइन पे ला रहा हूं, सबसे नीचे वाली लाइन पे। क्यों? क्योंकि अजमेर ऐसी जगह ना, इसीलिए ये राजस्थान की एकमात्र शैली है जिसपे हिंदू यानी कि यहां पहले से रहते थे, मुस्लिम यानी मुगल आ गए तो वो भी आए, ईसाई धर्म यानी अंग्रेज आ गए तो वो भी आए, सभी आते गए और चित्रकला शैली पे और संस्कृति पे प्रभाव पड़ता गया। इसलिए इन सभी का समन्वित प्रभाव यहां पे देखने को मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। अब देखो अजमेर चित्रकला शैली मारवाड़ स्कूल के अंतर्गत आती है। ये पहली क्लास में स्कूल है, आपको लिखवा दी थी। इसके बारे में कहा जाता है कि राजकीय संरक्षण के साथ साथ गरीब के झोंपड़ों में भी इस शैली के चित्र बनाए जाते थे। यानी कि सिर्फ इस लाइन का मतलब क्या है? सिर्फ राजमहलों में चित्र नहीं बने, चित्रकार जहां अपने घरों में रहते थे वहां पे भी चित्रकारी करते थे। समझ में आ गई बात? इसका मतलब, इस लाइन का मतलब यह है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ राजमहलों के अंदर ही चित्रकार निवास नहीं करेंगे, उन्हें घर पे भी चित्र बनाने की परमिशन थी, ठीक है। अब देखो अजमेर चित्रकला शैली से यहां से प्रश्न बनते हैं कि इसके प्रमुख चित्रकार, इसके डायरेक्ट ही लिखे हैं मैंने। वैसे आपको ट्रिक बनानी हो तो आप इतने होशियार अब हो चुके हो, जिजेडियंस हो, आप लोग खुद को आवश्यकता महसूस हो तो बना लेना,
एक ट्रिक जैसे भी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 3 तो भाटी याद रखने हैं आप लोगों को, राम सिंह भाटी, नारायण सिंह भाटी और लाल सिंह भाटी, ठीक है। राम जी, नारायण जी और लाल जी, तो ये 2 विष्णु भगवान के अवतार है, विष्णु भगवान ही, और एक लाल सिंह भाटी याद रखना है। जूनिया का चांद याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अल्लाह बख्श उष्णा, ये याद रखना है। और महिला चित्रकार साहिबा, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा देना, ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये साहिबा, एक वो कमला और इलायची बताई थी आप लोगों को, है ना, नाथद्वारा के अंदर। यहां पे साहिबा याद रखना है। देखो साहेब जितने भी आएंगे अजमेर जाएंगे, जितने भी साहेब आएंगे, यानी कि भाई मान लो अंग्रेज आए से मैंने सूट बूट पहन के, चाहे मुगल आए, चाहे दूसरे कोई भी अपने यहाँ के भी देशी राजा थे, साहेब जितने भी होंगे वो जाएंगे अजमेर। तो अजमेर में आप लोगों को क्या ध्यान रखनी है, साहिबा महिला चित्रकार थी। दैट्स ऑल। आगे देखो नागौर। अब इसमें नए जिलों का कोई प्रभाव नहीं है, निडवाना कुचामन की अलग से चित्रकला शैली आपको नहीं पढ़नी है, ठीक है ना। नागौर के अंदर जो प्रश्न बनते हैं वो ये है कि बुझे हुए रंगों का प्रयोग सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, और प्रसिद्ध चित्र यहाँ का मनोरंजन करती हुई स्त्रियां, और वृद्धावस्था के चित्र भी यहाँ पे नागौर के अंदर देखने को मिले हैं। एक लाइन खुद की अलग से लिख लेना आप, मैंने स्लाइड पे नहीं लिखी है, ठीक है। ले स्क्रीनशॉट ले। फिर बड़ा आगे पाछा, तो नागौर हो गई, अजमेर हो गई, किशनगढ़ हो गई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपन देवगढ़ चित्रकला शैली। ये कहलाते थे 16वें उमराव, उपाधियां थी इस तरह की, 16वें उमराव कहलाते थे। मेवाड़ के अंतर्गत ये ठिकाना आता था, ठीक है ना। चलिए, देवगढ़ चित्रकला शैली को प्रकाश में लाने का काम अंधारे ने किया। भाई अंधारो कहने क्या है, अंधेरा, ठीक है। अंधारे ने किया प्रकाश में लाने का काम, बिल्कुल आसान, ठीक है। और किस लिए किया प्रकाश में लाने का, क्योंकि देवता की बात हो रही, देवगढ़, ठीक है। तो देवगढ़ चित्रशैली श्रीधर अंधारे ने प्रकाश में लाने का प्रयास किया है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है ना। देवगढ़ रावत द्वारिकादास चुंदावत द्वारा स्थापित ठिकाना था, 1680 में स्थापित किया था, ठीक है ना। तो मेवाड़ का ये ठिकाना था, और ये क्या कहलाते थे, यहाँ के 16वें उमराव कहलाते थे, यहाँ के शासक 16वें उमराव कहलाते थे। ये भी कभी बन जाते हैं सवाल, चित्रकला से तो नहीं बनते हैं, ये प्रशासनिक व्यवस्था और राजनीति इतिहास से बनते हैं। देवगढ़ चित्रशैली के प्रमुख चित्रकार बगदा, बैजनाथ, चोखा, कंवड़ा, हरचंद, नंगा। कंवड़ा में प्रथम कंवड़ा द्वितीय दोनों थे, यानी कंवड़ा मैंने एक ही ले लिया, आप दोनों ध्यान रखना, ठीक है। बगदा, बैजनाथ, चोखा, कंवड़ा, हरचंद, नंगा, ठीक है ना। ये सारे के सारे चित्रकार देवगढ़ से संबंधित है। इसमें शायद अपने वन लाइनर में है ना, ये बगदा एक उसमें जहां ये चित्रकार दे रखे हैं वहां पे लिखा हुआ नहीं आया है, तो इसको आप स्पेशली नोट करके लिखेंगे बगदा को, ठीक है ना। जिसके पास भी वन लाइनर है, पेज संख्या याद नहीं है मुझे, लेकिन आप लोग देख कर लिख लेना चित्रकला वाले के अंदर, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे अजारा की ओवरी, ये अजारा की ओवरी क्या है, अजारा की ओवरी भित्ति चित्र है, क्या है, भित्ति चित्र। और मोती महल का संबंध कहां है, देवगढ़ चित्रकला शैली से है। अब यहां पे ये है ना, ये बगदा द्वारा बनाए गए चित्र, देखो चतारा बगदा कथा लिखा हुआ है ना, चतारा यानी चितेरा, जो चित्र बनाता है बगदा। और इसके और भी चित्र थे, मैंने यहाँ पे यही शामिल किया ताकि एक बार आपको समझ में आ जाए। ये देखो, द वर्ल्ड ऑफ द देवगढ़ पेंटर बगदा इन पेंटिंग्स। और यहाँ पे देखो ये शिकार करने गए हैं, यहाँ पे ये शिकार कर रहे हैं, और ये खड़ा आपका बगदा, ठीक है। चित्रकार को भी साथ में लेकर गए थे, ये चित्रकार है बगदा, ये चित्र बनाने के लिए, जब देखेगा तभी तो बनाएगा। तो ये ऐसा तो है नहीं कि महाराज थे जाओ शिकार करने, सेल्फी एल्फी ले लियो, फोटो वोटो खींच लियो, मैं बना दूं, घरान मैंने दे दियो, फोटो पाड़े राग देकर बना दूं, एडो तो है कौन, बट देखना पड़े। तो आज 1680 और उस समय 1700 की बात है, ठीक है ना, 16वीं 17वीं 18वीं शताब्दी की, सॉरी। तो वहां पे ये चीज जो देखेगा वो लिखेगा, इसलिए साथ में लेके जाते थे। देखो लेखकों को भी, लेखक जो होते थे उनको भी, जैसे युद्ध होते हैं ना, वहां पे भी साथ में ले जाते। ये बदायूनी देखो आए थे साथ में, ठीक है ना, अमीर खुसरो है ये, इनको भी ले जाते थे कि देखना हाथों हाथ लिख देना वही इतिहास, ठीक है। वो क्या क्या लिखना तो दूर छोड़ो थे, गोली मेरे ठुगी या मेरे बालों उड़ गो, बटी रह जाए यादो इतिहास, कई बार आता रहता था, फिर दूसरे पूरा करते थे।
राजस्थान की वह चित्र शैली जिस पर कोई बाहरी प्रभाव न पड़ा वो थी जैसलमेर शैली। वो थी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जैसलमेर शैली पर कोई बाहरी प्रभाव नहीं देखने को मिला और ये प्रश्न भी बना है। जैसलमेर शैली का स्वर्ण काल मूलराज द्वितीय के समय माना जाता है। सीधी सीधी लाइन याद रख लेना, ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। लो स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। चलिए इसी के साथ आप लोगों की आज की क्लास भी पूरी हुई, ठीक है। और देखो 414 के ही लिखियोड़ो है, इन करानो पड़ी, 419 हो गए आप लोगों का प्रेम, और ऐसा ही प्रेम बना रहे। बाकी ये किताबें इनको जरूर पढ़ना, बहुत बढ़िया और बहुत शानदार संकलित किताबें हैं, और जो एक्स्ट्रा जानकारी यहाँ मिले उसी के अंदर आपको नोट करनी है। और ये तो आपको फ्री मिल रही है, जिला दर्शन तो, है ना। और अब राजस्थान में सभी जगह लगभग अवेलेबल है, लेकिन कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर हमारे यहाँ नहीं मिल रही, वो नहीं मिल रही। तो देखो दुकानदार की उदासीनता है, दुकानदार ने खुद ने नहीं मंगाई है तो नहीं आई है, बाकी स्टॉक अब फुल अवेलेबल है। पहले स्टार्ट में एक दो लॉट जो है वो बहुत मतलब आउट ऑफ स्टॉक हो गए बहुत जल्दी से, लेकिन अब जो है स्टॉक पूरी तरीके से उपलब्ध है। यदि देखो प्रैक्टिस आप लोगों को इसकी करनी हो ना, जिसके पास में आरबीएससी 6 से 10th वाली मेरी ऑब्जेक्टिव किताब है व्याख्यात्मक, ये टॉपिक पढ़ने के बाद आप उससे 10वीं वाले जो उसके टॉपिक दे रखा है चित्रकला और लोक कला का टॉपिक है एक, उसके अंदर से प्रैक्टिस करना, बहुत शानदार व्याख्या और सारी की सारी आप लोगों के कवर। बस उसके बाद में सवाल कहां से जाएगा। चलिए जिसके पास में वो किताब नहीं है या जो नहीं लेना चाहते उनके लिए क्या सॉल्यूशन है, उनके लिए सॉल्यूशन है कि अपनी टेस्ट सीरीज दे रखी है, ठीक है ना, स्कूल व्याख्याता की इतिहास वाली, और ये दे रखी है टेस्ट सीरीज, उससे आप अभ्यास कर सकते हो बेहतरीन तरीके से, वहां से अभ्यास कर लो। टेस्ट सीरीज तो बहुत ही सस्ती पड़ती है, किताब से भी सस्ती। किताब मान लो आरबीएससी की 220 रुपए की आ रही है, टेस्ट सीरीज तो आपको 60-70 रुपए में मिलती है। और बेहतरीन तरीके से मोबाइल जहां जचे जब जचे आप लोगों की इच्छा हो तब प्रैक्टिस कर लो। तो यहाँ पे सारे सॉल्यूशन दे रखे हैं। अब जिसकी जैसी शैली और जिसकी जैसी भावना, जिसको जैसे करना है प्रैक्टिस वैसे करो, लेकिन कर जरूर लेना, ठीक है। मैंने बता दिया, मेरा फर्ज था, बाकी ये आपको पता ही है, सारी अपना लास्ट पेज है, ठीक है। चलिए आज की क्लास को यहीं पूरा करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।